लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने इग्नेस रॉस की क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें देखी थी उसमें हमने देखा था ये CIPW क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है, CIPW क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमने टेबुलर क्लासिफिकेशन देखी थी। तो आज हम चलते हैं IUGS क्लासिफिकेशन की तरफ। IUGS क्लासिफिकेशन में चलते हैं, ठीक है। तो IUGS जो क्लासिफिकेशन है आपकी, ये इंडियन यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस एक कमीशन है जिसने आपके इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस ने ये क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस ने एक क्लासिफिकेशन दी थी प्लूटोनिक रॉक्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो बाद में 1973 में इसको फर्दर इलोबरेट किया स्किट्सन और ली बेस ने 1991 में। और इस क्लासिफिकेशन को जो है वॉल्यूम ये फर्दर इसको इलोबरेट किया गया था, बाद में इसको और ज़्यादा ये किया गया इस क्लासिफिकेशन को। जब पहले शुरुआत में 1973 में दी गई IUGS ने, तो 1991 में ली बेस और स्क्रिटसन ने इस क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा इलोबरेट किया और कहा कि मिनरल कंटेंट, जो एक्चुअल मिनरल कंटेंट है वॉल्यूम परसेंटेज में उसको मेजर करना है। किसमें? वॉल्यूम परसेंटेज में उसको मेजर करना है। मतलब हुआ कि उसकी क्वांटिटेटिव मॉडल कंपोजिशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडल कंपोजिशन कहा जाता है is usually determined from a number of thin sections of the same rock by point counting on a grid पैटर्न। इसमें किया क्या जाता है, इसमें आप ये जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से कहा गया किसी भी एक स्पेसिफिक रॉक के अंदर, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट के अंदर, अगर हमें ग्रेनाइट की कंपोजिशन को, ग्रेनाइट जैसे रॉक हमें पता नहीं कि वो ग्रेनाइट है या कोई भी रॉक, ग्रेनाइट जैसा रॉक, बसाल्ट जैसा रॉक, कोई भी रॉक, अननोन रॉक आपको मिले, अगर उसे क्लासिफाई करना है, मीन्स क्लासिफाई मीन्स ये हुआ कि उसको नेमिंग करनी है, ठीक है। अगर नेमिंग करनी है, एक तो आप टेबुलर क्लासिफिकेशन के बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन बाद में IUGS ने, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेस ने एक क्लासिफिकेशन दी जिसमें इसमें कहा गया कि आप जो मिनरल को क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। कोई भी मॉडल मिनरल कहा जाता है जो मेजोरिटी में जो मिनरल आपके रॉक के अंदर पाए जाते हैं, उन मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें काउंट करना है। कैसे काउंट करना है? पहले आपको थिन सेक्शन जो दी जाती है, आपको उस थिन सेक्शन को अंडर माइक्रोस्कोप या अंडर पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, उसमें एक ग्रिड सिस्टम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक ग्रिड सिस्टम। ग्रिड कहते हैं, जिसमें ग्रिड कहा जाता है आपका इस टाइप के, इसको 1 मिनट मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ। ग्रिड सिस्टम कहा जाता है इस तरह से, एक वो होता है स्लाइड के ऊपर ग्रिड बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ग्रिड बनाया जाता है, आपने ग्रिड सिस्टम देखा भी होगा, ठीक है। इसको ग्रिड कहा जाता है। अब स्लाइड के ऊपर जब ग्रिड बनाओगे तो ये एक ग्रिड, ये सेल है, सिंगल सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, इस तरीके से ग्रिड के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, ग्रिड के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो हर सेल के अंदर कितने मिनरल पाए गए उन्हें काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें SiO2, क्या है SiO2, अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम यूं कहें कि क्वार्ट्ज की अगर परसेंटेज हमें, या क्वार्ट्ज के मिनरल्स को अगर हमें काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इस ग्रिड सेल के अंदर कितने क्वार्ट्ज के ग्रेन से उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, काउंट करेंगे। फिर इस ग्रिड के अंदर कितने ये क्वार्ट्ज के ग्रेन से उसे काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट ग्रिड, फिर नेक्स्ट, हर ग्रिड के हर सेल के अंदर कितने क्वार्ट्ज के ग्रेन से उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और इसमें डिफरेंट थिन सेक्शंस को लिया जाता है और डिफरेंट थिन सेक्शंस पे इसी तरीके से हर मिनरल को काउंट किया जाता है। पहले क्वार्ट्ज को काउंट करेंगे, उसके बाद फेल्सपार, बाद में अल्कली फेल्सपार को काउंट करेंगे, फिर प्लेजोक्लेस फेल्सपार को काउंट करेंगे, ठीक है। फिर आपके फेल्सपेथाइड और बाकी जो मेफिक मिनरल्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। और उसके बाद हम एक ये ग्राफ सिस्टम में उसे ये करेंगे,
शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है, मॉडल कंपोजिशन इज यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ थिन सेक्शंस ऑफ द सेम रॉक की डिफरेंट थिन सेक्शंस को लिया जाता है और इसमें पॉइंट काउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है, पॉइंट काउंटिंग ऑन ए ग्रिड पैटर्न में पॉइंट काउंटिंग कहते हैं हर एक ग्रेन को काउंट करना, क्वार्ट्ज के कितने ग्रेन है, मिनरल ये फेल्सपार के कितने ग्रेन है, हर ग्रेन को काउंट करना। ठीक है, और इसमें क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स है उसके बेस पे इसमें इसके मिनरोलॉजी को ये आइडेंटिफाई किया जाता है, बाद में फिर इसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे। टू क्लासिफाई रॉक करेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स। मॉडल प्रोपोर्शन मैंने अभी पहले कहा कि मॉडल प्रोपोर्शन जो मिनरल आपके रॉक के अंदर प्रेजेंट है इन हायर कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन में अगर आपके रॉक के अंदर कोई मिनरल प्रेजेंट है तो उसे मॉडल मिनरल कहा जाता है। जो लोअर कंसंट्रेशन में उन्हें मॉडल मिनरल नहीं कहा जाता है। तो इसमें आप उन्हीं मिनरल्स को कंसीडर करोगे रॉक को क्लासिफाई करने के लिए जो रॉक के अंदर डोमिनेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ 5 मिनरल मस्ट बी डिटरमाइंड। तो हर एक रॉक में, चाहे आपका प्लूटोनिक हो चाहे वॉल्केनिक रॉक हो, ठीक है, अदर देन अल्ट्रामेफिक रॉक्स, आपके रॉक्स के अंदर क्वार्ट्ज, अल्कली फेल्सपार और प्लेजो क्लेस फेल्सपार, इधर फेल्सपेथॉइड और मेफिक मिनरल्स के डिफरेंट फेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, द मिनरोलॉजी ऑफ रॉक रिफ्लेक्ट्स इस केमिकल कंपोजिशन। तो हर एक रॉक के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मिनरोलॉजी या उसकी केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कोई भी मिनरल अगर रॉक के अंदर है मींस उसका मतलब ये हुआ कि आपके उस रॉक की कंपोजिशन उस मिनरल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे रॉक विच कंटेन फ्री क्वार्ट्ज आर रिच इन सिलिका कुड बी ग्रेनाइट। अगर जिस रॉक में क्वार्ट्ज ज्यादा प्रेजेंट हो, ज्यादा कंसंट्रेशन में, तो हम कह सकते हैं जिस रॉक के अंदर ये क्वार्ट्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ग्रेनाइट हो सकता है। और अगर कोई रॉक प्लेजो क्लेस फेल्सपार की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो, या कैल्शियम रिच हो, ठीक है, तो उसे हम गेब्रो या डायोराइट कह सकते हैं, गेब्रो या डायोराइट। तो इसी तरीके से अगर किसी रॉक के अंदर मेफिक मिनरल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, तो उसे हम पेरिडोटाइट या ड्यूनाइट जैसे रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली पहले जब ये क्लासिफिकेशन दी गई थी तो हम ये जो क्लासिफिकेशन दी गई थी वो मिनरल की ग्रेन साइज के बेस पे हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर रॉक्स को क्लासिफाई करते थे। ठीक है, नॉर्मली हम प्लूटोनिक रॉक्स को करते हैं इसके अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर जिन रॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है उसमें जरूरी है कि आपके रॉक के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो मिनरल आपको आइडेंटिफाई हो सके, मतलब या अंडर माइक्रोस्कोप उसे आप इजीली देख सको, उसे काउंट कर सको। नॉर्मली ये उनके लिए होता है जैसे प्लूटोनिक रॉक्स है जिनमें ग्रेन साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मिनरल्स की ग्रेन साइज बड़ी होती है। और फाइन ग्रेन वॉल्केनिक रॉक्स जिनमें आप मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप, उन रॉक्स को आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। मींस कंडीशन ये है कि आपके रॉक के अंदर मिनरल्स इजीली दिखने चाहिए। ठीक है, चाहे माइक्रोस्कोप के अंदर हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्यों ना हो, आपके मिनरल ग्रेन्स आइडेंटिफाई होने चाहिए, मिनरल ग्रेन्स दिखने चाहिए, काउंट हो जाने चाहिए, और उसे ग्रिड सिस्टम में काउंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है, और इसमें प्लूटोनिक और वॉल्केनिक रॉक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक रॉक्स में भी आपके ग्रेन्स अंडर माइक्रोस्कोप दिख जाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन मटेरियल है, फाइन ग्रेन मतलब मिनरल्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स के अंदर ये आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के अंदर उन रॉक्स को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता जिनमें ग्रेन जो है बहुत ज्यादा फाइन हो और आपकी नेक्ट या अंडर माइक्रोस्कोप जो आइडेंटिफाई न हो सके। ठीक है, उन्हें क्लासिफाई नहीं किया जाता। तो ये पहली कंडीशन है जिसमें आपके मिनरल ग्रेन या मिनरल ग्रेन साइज के बेस पे रॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है इसमें कि आपका जो रॉक है, ठीक है, द रॉक विद मेफिक मिनरल लेस देन 90% आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लाइट कलर्ड कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, और
आईयूजीएस में उन रॉक्स को क्लासिफाई किया जाता है जिसमें मेफिक जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मेफिक मिनरल जैसे आपका पायरोक्सिन है, एम्फीबॉल है, ठीक है, या दूसरे जो मिनरल्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो लेस देन 90% होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लाइट कलर्ड कंडीशन, जैसे क्वार्ट्ज है, प्लेजो क्लेस है, अल्कली फेल्सपार है, ऑर्थो क्लेस है, माइक्रोक्लीन, अल्बाइट और फेल्सपेथोइट, ऐसे मिनरल्स को कंसीडर किया जाता है। और आईयूजीएस क्लासिफिकेशन में यह है कि मेफिक मिनरल लेस देन 90% होने चाहिए, ठीक है, लेस देन 90% मेफिक मिनरल्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए किसी भी रॉक के अंदर, ठीक है, तब उसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। और आपकी उसके बाद नेक्स्ट किया क्या जाता है, नेक्स्ट ये किया जाता है कि आपके रॉक्स को जो क्लासिफाई किया जाता है मिनरल कंपोजिशन के बेस पे, उसे क्यूएपीएफ एक डबल ट्रायंगल जॉइंट एपी बेस्ड एक प्लॉट, ये ग्राफ होता है, इस टाइप का एक ग्राफ जिसमें एक ऊपर से ट्रायंगल टाइप होता है और नीचे से एक ट्रायंगल टाइप होता है, दो ट्रायंगल डबल ट्रायंगल, ये डायग्राम कहते हैं इसे। इसमें इसे प्लॉट किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। प्लॉट करना कैसे है, इसका रूल क्या है, कैसे रॉक्स को इसमें क्लासिफाई किया जाता है, कैसे किसी भी रॉक को इसमें प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट को यहां ही क्यों रखा है, यहां ऊपर ग्रेनाइट को क्यों नहीं रखा, ग्रेनोडायोराइट को यहां क्यों रखा गया, यहां क्यों नहीं रखा गया। तो इसका एक रूल है, स्पेसिफिक रूल, जिसके हिसाब से आप पहले क्या करते हो, मिनरल्स की स्लाइड बनाया जाता है, उसके बाद उन स्लाइड्स के अंदर एक ग्रिड सिस्टम के अंदर उन स्लाइड्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद उन ग्रेन्स को काउंट किया जाता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर काउंटिंग की जाती है, फिर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स को निकाला जाता है, मिनरल ग्रेन, जैसे क्वार्ट्ज के कितने ग्रेन्स आए, अल्कली फेल्सपार के कितने ग्रेन्स आए, प्लेजो क्लेस फेल्सपार के कितने ग्रेन्स आए, उसके बाद फेल्सपेथोइड के कितने ग्रेन्स आए, उन सबको काउंट किया जाता है। फिर काउंट करने के बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। और ये जो ग्राफ है, नॉर्मली पहले हमने देखा कि ये जो डायग्राम है आपका, ये क्वार्ट्ज, अल्कली फेल्सपार ए और प्लेजो क्लेस फेल्सपार के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, ठीक है, और नीचे से यहाँ फेल्सपेथोइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन मिनरल्स को ही क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो मिनरल्स है वो डोमिनेंटली आपके हर रॉक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, वो हम देखेंगे, ठीक है। रूल ये है कि पहले आपको नंबर ऑफ ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करना है, क्वार्ट्ज के कितने ग्रेन्स हैं, अल्कली के कितने ग्रेन्स हैं, आपके प्लेजो क्लेस फेल्सपार की कितने ग्रेन्स है, सारे ग्रेन्स को आइडेंटिफाई काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि उसको नॉर्मलाइज किया जाता है टू 100%, चाहे आपके 70 ग्रेन्स हो, 70 ग्रेन्स ही क्यों ना हो, 70 ग्रेन्स को 100% के इक्वलाइज करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कैसे करना है वो हम अभी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है, इसमें किया क्या जाता है कि आपका जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ ग्रेन जो आपको मिले हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स, उन्हें रिकैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल QA, क्वार्ट्ज प्लस अल्कली प्लस प्लेजो क्लेस इज इक्वल टू 100%, मतलब ये 100% के बराबर होना चाहिए। या फेल्सपेथोइड प्लस अल्कली प्लस प्लेजो क्लेस इज इक्वल टू 100%, ये भी 100% के बराबर होना चाहिए। अगर आप ऊपर वाले डायग्राम के ऊपर वाले साइड से अगर आप हो यहाँ पे, तो यहाँ पे QAP लिया जाता है, ठीक है। और अगर नीचे वाले डायग्राम पे हो तो FAP, F है फेल्सपेथोइड। एक चीज याद रखो, फेल्सपेथोइड और क्वार्ट्ज जो है दोनों एक साथ एक रॉक में नहीं पाए जा सकते। क्यों? रीजन ये है क्योंकि जब भी फेल्सपेथोइड आपके रॉक के अंदर बनता है, इन केस अगर उस रॉक के अंदर क्वार्ट्ज भी प्रेजेंट है, तो ये जो फेल्सपेथोइड है वो फेल्सपार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जहां क्वार्ट्ज और फेल्सपेथोइड दोनों है, दोनों एग्जिस्ट हो ही नहीं सकते। अगर फेल्सपेथोइड और क्वार्ट्ज वहां है तो फेल्सपेथोइड जो है फेल्सपार में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए किसी भी रॉक के अंदर फेल्सपेथोइड और क्वार्ट्ज एक साथ नहीं होते, इसलिए इसको इन्वर्टेड डायग्राम में बनाया गया। ये ऊपर क्वार्ट्ज ऊपर है, क्वार्ट्ज नीचे आते 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 इस लाइन पे 0 हो जाता है, और इस लाइन से इस तरफ जब जाओगे तो फेल्सपेथोइड इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ फेल्सपेथोइड से इस तरफ जब जाओगे तो इस लाइन के पास आके फेल्सपेथोइड 0 हो जाता है। तो खैर
वो चीज हो गई। तो चाहे हम क्यू ए क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस के फेज पे ले लें तो वो भी इन तीनों का सम जो है 100% होना चाहिए, या अगर अल्कली प्लेजो क्लेस या फेल्सपेथोइट है तो इन तीनों का सम भी 100% होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहां देखो आप कैलकुलेट कैसे करना है हम यहां देखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसा करना है हम वो पहले चीज देखेंगे। द ट्राइंगल परमिट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूटोनिक रॉड्स दैट कंटेन ए लिटिल एज 10% क्यूएपी। ठीक है, तो आपके इस ये जो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन में जो ट्राइंगल है ये आपको क्लासिफाई करने मतलब इसमें किन रॉक्स को, किन प्लूटोनिक रॉक्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आप इस डायग्राम के हिसाब से उन प्लूटोनिक रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हो जिनमें कम से कम 10% क्यू क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस अगर प्रेजेंट है किसी रॉक के अंदर, कम से कम 10% क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस अगर प्रेजेंट है तो आप उस रॉक को आईयूजीएस के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो द रेस्ट ऑफ रॉक्स कंसिस्ट ऑफ मैफिक मिनरल, बाकी जो रॉक्स है उसको तो इसमें मैफिक मिनरल्स होते हैं। तो इसे क्लासिफाई कैसे करना है, मतलब एक बेसिक रूल ये है कैलकुलेट करने का कि उसमें कम से कम आपका क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस किसी भी रॉक के अंदर 10% तक होना चाहिए। अगर 10% से कम है तो उसे आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 10% से क्वार्ट्ज या अल्कली या प्लेजो क्लेस फेल्सपार 10% से अगर कम है तो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लासिफाई कैसे करना है। द टेक्निक यूज्ड इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ क्यूएपी। तो टेक्निक इसमें यह है कि पहले आपको क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस की परसेंटेज को डिटरमाइन करना है। क्या करना है, क्वार्ट्ज अल्कली और प्लेजो क्लेस की परसेंटेज को डिटरमाइन करना। अब डिटरमाइन करने का तरीका सिंपल है, पहले आप क्वार्ट्ज के ग्रेन्स को गिनो ग्रिड सिस्टम के अंदर, फिर अल्कली फेल्सपार के ग्रेन्स को गिनो, फिर उसके बाद प्लेजो क्लेस फेल्सपार के ग्रेन्स को गिनो। तो आप देखो कि इन तीनों का सम क्या हो रहा है, इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉक के अंदर, ठीक है, क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज क्यू जो है वो आपका है 20 ग्रेन से, कितने हैं 20 ग्रेन अगर हैं, और इसी तरह अल्कली फेल्सपार जो है आपके रॉक के अंदर इसके ग्रेन से आपके पास 30 ग्रेन हैं। ठीक है, कितने हैं 30 ग्रेन से। उसके बाद प्लेजो क्लेस जो फेल्सपार है आपके रॉक के अंदर, ठीक है, प्लेजो क्लेस जो फेल्सपार है वो उसके नंबर ऑफ ग्रेन से 30 ग्रेन्स। ठीक है, फिर से 30 ग्रेन्स। ठीक है, तो पहले क्या करो, इन हर एक की परसेंटेज, इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, पहले इन तीनों का सम करो। 20 प्लस 30 50 प्लस 30 80, टोटल इन तीनों का सम कितना आया आपके पास 80 आया। कितना, इन तीनों का सम आपके पास आया 80। कितना जी 80 आया। 80 आया। फिर क्या करो, फिर पहले क्वार्ट्ज की परसेंटेज को हम डिटरमाइन करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कर दो। 20 डिवाइडेड बाय 80, 20 क्या है, क्वार्ट्ज की परसेंटेज हम डिटरमाइन कर रहे हैं। 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कर दो, कितना आया जरा देखो। सर 20 डिवाइडेड इंटू 100। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता है क्या, वहीं करो। 25% सर। 25%, वेरी गुड। अब इसी तरीके से अल्कली का भी निकालो। 20 डिवाइड बाई 30। नहीं 30 डिवाइडेड बाय 80, 80 टोटल है ना इन तीनों का। अब अल्कली का जब निकाल रहे हो, अल्कली 30 है तो यहाँ 20 की जगह पे 30 कर दो, इसकी जगह पे 30 कर दो। 0.375। नहीं, गलत है आपका ये।
37.5 हाँ 37.5। अब प्लेजो क्लेस का भी 37.5 आएगा। आया? हेलो? हाँ, अब क्वार्ट्ज का आया 25%, अल्कली का भी 37.5%, प्लेजो क्लेस का भी 37.5%। तीनों को सम करो जरा, 25 प्लस 37 प्लस 37.5, 25 प्लस 37.5 प्लस 37.5, आपका ये कितने के बराबर? 100 के बराबर आएगा। मींस आपका 100% टू नॉर्मलाइज टू 100% हो गया। करो जरा। यस सर 100% आ रहा है। आ गया? यस सर। वेरी गुड, 100% के बराबर आए। तो देखो, तो यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल क्वार्ट्स आपका आया, इस केस में यहाँ पे 50% मेफिक मिनरल्स, 15% क्वार्ट्स, 20% अल्कली, 15% प्लेजो क्लेस। अब हमने यहाँ 3 मिनरल्स लिए, सिर्फ क्वार्ट्स, अल्कली और प्लेजो क्लेस। लेकिन यहाँ इसने जो लिया है एग्जांपल में, यहाँ जो लिया गया है वो है 50% मेफिक मिनरल्स लिए हैं, 15% क्वार्ट्स लिया है, 20% अल्कली लिया है और 15% प्लेजो क्लेस। जब इन तीनों का सम करोगे तब भी 15 प्लस 15 30 प्लस 20 50 और प्लस 50 यहाँ 50 है तो 50, टोटल मतलब 50 प्लस 50 100। जैसा भी हो, मतलब इसने भी 100% के इक्वलाइज किया, यहाँ पे भी हमने 100% के इक्वलाइज किया। मीन्स ये हुआ कि क्वार्ट्स, अल्कली और प्लेजो क्लेस को हमने इक्वल टू 100% किया। क्या किया? 100% टू नॉर्मलाइज टू 100% किया। ठीक है, तो देखो जब हमने इसको 100% किया तो देखो वी हैव लर्न दैट मेफिक मिनरल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ट्रायंगल। और यहां इसने जो 150% ये मेफिक मिनरल्स लिया है, तो यहां ऊपर डायग्राम में मेफिक मिनरल्स कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। यहां जो डायग्राम बनाया गया है वो तो क्वार्ट्स, अल्कली और प्लेजो क्लेस के बेस पे बनाया गया है। तो इसलिए ये फिर से नॉर्मलाइज करेगा, रिकैलकुलेट करेगा क्यूएपी को और ये इक्वल टू 100 करेगा, जैसा हमने यहां पे किया। अभी यहां पे हमने मेफिक नहीं लिया तो अब ये यहां पे मेफिक नहीं लेगा। अब ये नॉर्मलाइज कैसे करेगा? क्वार्ट्स 30% लिया, अल्कली 40% और प्लेजो क्लेस 30%। 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100%। तो इसने भी 100% के इक्वलाइज किया। अब जब हमने 100% के इक्वलाइज किया, नॉर्मलाइज किया हमने, जैसे यहां किया वही रूल है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम प्लॉट कैसे करना है वो देखेंगे। प्लॉट कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कॉपी ले लो और वहां पे लिखो, आपने अभी जो परसेंटेज लिया हुआ है 25% प्लस 37.7% और वहां पे 37.7% लिया है। वेरी गुड, लिया? सर हाँ, तो वो साइड में लिखो Q इज इक्वल टू 25%, उसके बाद लिखो आप A इज इक्वल टू 37.5%, P इज इक्वल टू 37.5%। किया? आपके पास एक रॉक है जो आपको अननोन है, मतलब आप उसका नाम नहीं जानते कि ये कौन सा रॉक है। तो आप उस रॉक को क्लासिफाई करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ IUGS क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया? नंबर ऑफ ग्रेन्स को कैलकुलेट किया ग्रिड सिस्टम में। फिर आपको एक नंबर ऑफ ग्रेन, जैसे थोड़ी देर पहले हमें मिले नंबर ऑफ ग्रेन्स हमें मिले, जैसे यहां पे हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स मिले, क्वार्ट्स 20% मिला। ठीक है, अल्कली क्वार्ट्स के 20 ग्रेन्स हमें आइडेंटिफाई हुए, अल्कली के 30 ग्रेन्स आइडेंटिफाई हुए, प्लेजो क्लेस के 30 ग्रेन्स आइडेंटिफाई हुए। फिर हमने इन तीनों का सम किया, 80 आया। फिर हमने हर एक की परसेंटेज को कैलकुलेट किया, 25 क्वार्ट्स का आया, अल्कली का 37.5% आया, प्लेजो क्लेस का 37.5% आया। फिर हमने क्या किया? फिर हम उसे प्लॉट करेंगे IUGS क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो देखो, IUGS क्लासिफिकेशन में एक ट्रायंगल लिया जाता है, इसके अंदर हमारे पास जो अनआइडेंटिफाइड रॉक है उसको यहां पे कहीं पे एडजस्ट करना है,
ताकि हमें आईयूजीएस डायग्राम के हिसाब से उसका नाम पता चले, ये पता चले जो हमारे पास अननोन रॉक है वो कौन सा है। तो हमने हर चीज कर लिया, हमने उसके ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, फिर उसे 100% के इक्वलाइज किया रिकैलकुलेट करके, तो 100% के इक्वलाइज किया। तो हम इस डायग्राम में प्लॉट करेंगे, इस डायग्राम का हर एक साइड से 100% है, मींस चाहे आप प्लेजोक्लेस, अल्कली और क्वार्ट्ज तीनों का 100% है। तो हम पहले ही रिकैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां दिखाए, देखो आपके पास जो सैंपल है वो इनका सैंपल यहां पे आया है। हम ऐसा करो, हम इनकी ही परसेंटेज ले लेते हैं जो इन्होंने लिया है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, ठीक है। तो आपका यहां इन्होंने जो परसेंटेज लिया है वो आप लिखो वहां कॉपी पे, जो आपने 25 लिखा था उसको काट के आप लिखो 30%, और अल्कली क्वार्ट्ज लिखो 30%, अल्कली को 37.5 की जगह पे 40% ले लो, क्योंकि हम इनके हिसाब से चलेंगे ताकि डायग्राम इजीली समझ में आए। बाकी ये गलत नहीं है, ये सही है, कैलकुलेट इसी तरह किया जाता है। अब यहाँ डायग्राम में इस परसेंटेज के हिसाब से लिया गया है, इसलिए अब हम ये ही लेंगे, ठीक है। तो आप ले लो क्वार्ट्ज 30% लिया, क्वार्ट्ज 30%, अल्कली 40% ले लो, लिया अल्कली 40%, और प्लेजोक्लेस को ले लो 30%। कितना परसेंट? 30%। लिख लिया सबने? यस सर। अब नेक्स्ट करो, आप डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ, अपने वहां कॉपी पे भी ऐसा एक डायग्राम बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, बनाया ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, ऐसा ही एक ट्राइंगल बनाओ, बनाया? बनाया, वेरी गुड। उस पे ए लिखो, ऊपर क्यू लिखो 100%, नीचे ए लिखो, उस तरफ पी लिखो, जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे 10, 20, 30 ये पूरा ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बनाना जरूरी, ये बनाओगे तो बेहतर है ऐसे ग्रिड सिस्टम। लेकिन यहाँ याद रखना, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 लिखना, और 10 को मिला देना, ठीक है। यहां जैसे इसने 30 यहां लिया है, तो 30 को यहां नीचे लाके इस 30 के साथ एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ये चीज याद रखना हमेशा। यहां 10 है तो 10 यहां पे भी होगा, अगर यहां 10 है ऊपर तो ये 10 यहां पे भी होगा, अगर यहां 10 है तो 10 यहां पे भी होगा, ठीक है। ले बातें नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बातें नहीं, काम करो। ये शोर क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ, तो देखो यहाँ पे, तो आप इस तरह डायग्राम बनाओ, फिर ले लो आपके पास जो अल्कली है, ये सॉरी क्वार्ट्ज है, वो कितना परसेंट है? 30%, ठीक है। क्वार्ट्ज 30%, तो क्वार्ट्ज यहां से यहां पे क्वार्ट्ज से 100%, कितना है? 100। हाँ, तो यहां पे आके क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्वार्ट्ज कितना होगा, जहां प्लेजोक्लेस 100 है वहां क्वार्ट्ज 0 होगा। जैसे यहां क्वार्ट्ज 100%, हाँ, यहां अगर 100% यहां से डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होके 10, 20, 30 है, 50, 60, ये डिक्रीज होते होते यहां पे क्वार्ट्ज 10% होगा इस पॉइंट पे, और यहां पे क्वार्ट्ज 0% होगा। लेकिन इस पॉइंट पे प्लेजोक्लेस 100% होगा, जरा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे प्लेजोक्लेस 100% होगा, लेकिन यहां ऊपर प्लेजोक्लेस 0% होगा। क्यों? देखो क्वार्ट्ज यहां 100% है, यहां पे क्वार्ट्ज 90% होगा, ठीक है। यहां अगर 100 है तो 10 की जगह 10 यहां पे जो है वो आपका प्लेजोक्लेस है, क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लेजोक्लेस को ही ले लो पहले, ठीक है, या क्वार्ट्ज को ही ले लो, क्वार्ट्ज को लेने में कोई हर्ज नहीं, पहले क्वार्ट्ज को ही ले लो। क्वार्ट्ज यहां अगर 100% है तो यहां से नीचे जब आओगे यहां पे क्वार्ट्ज 0% होगा, 0 से ऊपर की तरफ जो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 यहां क्वार्ट्ज होगा। अल्कली यहां 100% है, ठीक है, अल्कली यहां 100% है, लेकिन यहां अल्कली 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां 100 है तो अल्कली यहां 0, यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अल्कली यहां 100 होगा।
वो तो नीचे के ऊपर की तरफ जाने से वो बढ़ेगा ना सर, ऊपर के नीचे की तरफ आने से वो बेशक decrease हो बढ़ेगा। जाएगा। यहां से अगर इस पॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कॉर्ड्स बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर नीचे ऊपर से decrease। नीचे की तरफ आओगे कॉर्ड्स डिक्रीज होगा, अल्कली बढ़ेगा, ठीक है। अल्कली बढ़ेगा। हाँ, ये अगर सब यहां से अल्कली से आप इस तरफ जाओगे तो अल्कली डिक्रीज होगा, प्लेजोक्लेस Plesioclase। इंक्रीज होगा। अगर प्लेजोक्लेस से Yeah। इस तरफ जाओगे तो प्लेजोक्लेस डिक्रीज होगा और अल्कली बढ़ेगा, बढ़ेगा। Yes, हाँ, sir। ठीक इसी तरह प्लेजोक्लेस यहां से इस तरफ जाओगे तो प्लेजोक्लेस डिक्रीज होगा, और यहां कॉर्ड्स से यहाँ से- इस तरफ आओगे तो कॉर्ड्स डिक्रीज होगा, प्लेजोक्लेस इंक्रीज होगा, ठीक है। सर यहाँ क्लेस 100% लिखा है ना सर, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज किस तरह होगी, यहाँ से तो बढ़ गया ना सर। यहां प्लेजोक्लेस यहां पे 100% है ना, इस पॉइंट पे, इस Yes, sir। पॉइंट पे 100% है। तो जब आप इससे दूर जाओगे ऊपर Yeah। की तरफ तो प्लेजोक्लेस डिक्रीज होता जाएगा और कॉर्ड्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। सर। हाँ, यहां अगर कॉर्ड्स 100% है ऊपर, यहां अगर कॉर्ड्स 100% है, यहां से कॉर्ड से दूर जाओगे, चाहे इस लाइन के थ्रू जाओ चाहे इस तरफ के लाइन के थ्रू जाओ, दोनों तरफ से कॉर्ड्स वो डिक्रीज कम होता होते है, जाएगा। कम Zero। होता आएगा। लेकिन ये जो अल्कली है और प्लेजोक्लेस वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आए। चाहे प्लेजोक्लेस से जितना चाहे इस लाइन में दूर जाओ चाहे आप इस लाइन में दूर जाओ, प्लेजोक्लेस डिक्रीज होता जाएगा और अल्कली इस लाइन में इंक्रीज होगा और इस लाइन में क्वार्ट्स इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सर एक बार रिपीट करना सर। देखो सर हाँ हाँ आपने कहा ना सर, जब कॉर्ड जो ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ आने से, ऊपर से नीचे की तरफ आने से ये जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज तो बढ़ नहीं जाता है। हाँ डिक्रीज हो जाता है। हाँ तो आपने कहा कि ये अल्कली फ्लेशवर जब यहाँ जो है हॉरिजेंटल इस साइड, जो इस साइड यहाँ एरो जहाँ ए पी लिखा है, जब इस साइड आता है तो ये जो अल्कली फ्लेशवर जो है वो क्या हो जाता है, वो जो डिक्रीज होता है। जब ये जो है पी जो है जब ये हॉरिजेंटली मूव करता है तो ये बढ़ जाता है। आपने यही कहा ना सर। हाँ, क्योंकि देखो चाहे अल्कली यहां पे अगर अल्कली है, चाहे आप इस लाइन में जाओ चाहे आप इस लाइन में जाओ, जितना अल्कली से जी। चाहे इस तरफ से इस लाइन से जितना दूर जाओगे या इस लाइन से दूर जाओगे अल्कली डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर जी, आप होगा। कॉर्ड्स की तरफ अच्छा। चले गए अल्कली डिक्रीज होगा और कॉर्ड्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसके एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। आप तीन लोग खड़े हो जाओ एक ट्राइंगल में, किस फॉर्म में, एक ट्राइंगल शेप में खड़े हो जाओ। एक कॉर्ड्स की जगह पे खड़े हो जाओ, दूसरा अल्कली की जगह पे खड़ा हो जाओ और तीसरा जो है प्लेजोक्लेस की तरफ खड़ा हो जाओ, ठीक है। फिर एक चौथा आदमी आता है, पहले ए के पास आता है, किसके पास, ए के पास। ए के पास आके खड़ा हो जाता है, वो जो जगह है वो ए की है, क्या है, ए की है, ठीक है। एक ही। अगर वो ए से क्यू की तरफ जाता है, ए से क्यू की तरफ जाता है तो क्यू के नजदीक जा रहा है ना, ए से दूर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। मीन्स ये हुआ जी। कि ए के पास जब वो था तो उसके पास 100% ए के नजदीक था, लेकिन ए से जैसे ही वो क्यू की तरफ जाता है तो क्यू की तरफ वो इंक्रीज होता जा रहा है, ए से दूर होता जा रहा है। मीन्स ए के पास जो उसका 100% था, अब वो क्यू की तरफ जब जाएगा तो वो 100% डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ही वो क्यू के पास पहुंचेगा तो क्यू के पास वो 100% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू के पास वो 100% हो जाएगा और ए जो है वहां पे क्यू के पास ए जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर वो ए से पी की तरफ जाता है, ठीक है, तो ए के पास जब है वो 100% है और पी की तरफ जब जाता है तो ए उसमें से डिक्रीज होता जाएगा और पी जो है इंक्रीज होता जाएगा और पी के पास पहुंच के वो 100% हो जाएगा। और ठीक इसी तरह जब आप पी के पास खड़े हो और क्यू की तरफ जाते हो तो पी डिक्रीज होगा और क्यू की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और पी से अगर ए की तरफ जाते हो तो पी डिक्रीज होगा और ए इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से क्यू के पास अगर खड़े हो 100%, क्यू से ए की तरफ जब जाओगे तो ए इंक्रीज होगा, क्यू डिक्रीज होगा
और Q से अगर जी, P की तरफ जा रहे हो तो Q डिक्रीज होगा, P इंक्रीज Q होगा। समझ गए? जी हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। अब हमने नंबर ऑफ ग्रेन्स आइडेंटिफाई किए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और इन तीनों का सम 100% के बराबर है। किसके बराबर? इन तीनों का जो परसेंटेज का सम है वो 100% है। हम 100% से ज्यादा कम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम हर पॉइंट पे 100% हम देख रहे हैं, हर पॉइंट पे ये इक्वलाइज है। जी तो शुरू करते हैं। क्यू जैसा? कॉर्ड्स का 30% है, कॉर्ड्स का 30%। 30। ठीक है, तो कॉर्ड्स का 30% हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। यहां पे अगर कॉर्ड्स 100% थे, यहां इस लाइन में भी हमें देखना है, इस लाइन में भी हमें देखना है, दोनों लाइन में देखना है। तो कॉर्ड्स का 30% आएगा। अगर कॉर्ड्स यहां पे 0 है नीचे इस लाइन में, तो कॉर्ड्स यहां पे 0 है, यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, और यहां पे आके कॉर्ड्स 30% हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें यहां मिला 30, और इसी तरीके से इस लाइन में भी देखना है। ठीक है, इस लाइन में कॉर्ड्स इस प्लेजोक्लेस के पास 0%, या हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। यहां कॉर्ड्स अगर 100% है, यहां पे 90, यहां पे 80, यहां पे 70, यहां पे 60, यहां पे 50, यहां पे 40, और यहां पे आके 30% हुआ। कितना परसेंट? 30%। तो इस लाइन यहां पे 30 आया था, इस तरफ से यहां पे 30 आया। इन दो लाइन को ज्वाइन करो। क्या किया? ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी हमें हमारे रॉक की एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चली। अब हम नेक्स्ट कॉर्ड्स का तो हो गया ना, कॉर्ड्स हमें इन दो लाइंस में देखना है। तो देख लिया, कॉर्ड्स का 30% एक यहां पे आया, एक 30 यहां पे आया। हमने इन दो लाइंस को मिला दिया, इन दो पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये लाइन आ गई। अब हमें नेक्स्ट है अल्कली फेल्सपार का 40%। कितना? अल्कली फेल्सपार का 40। तो अल्कली का 40 हम इस लाइन में भी देखेंगे, हम इस लाइन में भी देखेंगे। ठीक है, तो अल्कली से शुरू करते हैं, पहले कॉर्ड्स की तरफ। अल्कली यहां 100% है, तो चलो यहां 100% है, तो आपका यहां 90 होगा, यहां 80 होगा, यहां 70 होगा, यहां 60 होगा, यहां 50 होगा, और जाके यहां पे जाके 40 होगा। कितना होगा? इस पॉइंट पे 40% होगा। ठीक है, जी इसी तरीके से हम एक पॉइंट तो मिल गया उस लाइन में, इस लाइन में भी हम पॉइंट 40 का पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहां अगर अल्कली 100 है, यहां 90 है, यहां 80 है, यहां 70 है, यहां 60 है, यहां 50 है, और यहां पे आके आपका 40 मिल गया। कितना मिल गया? 40 मिल गया। तो हमें एक पॉइंट यहां पे मिला, एक पॉइंट यहां पे मिला। हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, और कॉर्ड्स की लाइन हमारे पास 30 की ये वाली लाइन आ गई, दो लाइन आ गई। अब हमारे पास प्लेजोक्लेस भी है, तो प्लेजोक्लेस का 30%, प्लेजोक्लेस का 30% हम यहां से इस लाइन में भी ढूंढेंगे, प्लेजोक्लेस का 30% हम इस लाइन में भी ढूंढेंगे। तो यहां अगर प्लेजोक्लेस 100% है, यहां 90 है, यहां 80 है, यहां 70 है, 60 यहां पे है, यहां 50 है, यहां 40 है, और यहां पे आके हमारा 30% है। कितना है? 30%। और ये इस लाइन में हमने ढूंढा 30%। अब इसी तरीके से हम 30% इस लाइन में भी ढूंढेंगे। यहां पे 100% प्लेजोक्लेस है, यहां 90 होगा, यहां 80 होगा, यहां 70 होगा, यहां 60 होगा, यहां 50 होगा, यहां पे आपका 40 होगा, और यहां पे आपका 30 हो गया। तो एक 30 का पॉइंट यहां और एक 30 का पॉइंट यहां, इन तीनों दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद देखो, प्लेजोक्लेस का 30%, अल्कली का 40%, और कॉर्ड्स का 30%। ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही। मींस हमारा जो सैंपल है वो आईयूजीएस के इस पॉइंट पे आके हमारा क्या कर रहा है? हमारा इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही, तो हमारा जो अननोन सैंपल है वो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब हमारे पास ये है कैलकुलेशन करने का तरीका, प्लॉट करने का तरीका। ठीक है, प्लॉट करने का तरीका है। अब इस पॉइंट को जहां पे कॉर्ड्स 30% है, कॉर्ड्स 30%, ठीक है, कॉर्ड्स
30%, अल्कली 40% और प्लेजोक्लेस 30%। ठीक है, तो हम चलते हैं यहां पे, कहां पे, अब आ जाओ आईयूजीएस के डायग्राम पे। क्वार्ट्ज 30% ढूंढो। ठीक है, क्वार्ट्ज 30% ढूंढो यहां पे। क्वार्ट्ज 30% होगा यहां कहीं। ठीक है, 20 के बाद, क्योंकि क्वार्ट्ज यहां पे 20 है, यहां कहीं 30 होगा। अल्कली यहां 60 है, जहां पे है वहां पे अल्कली का 40% होगा। और यहां प्लेजोक्लेस जहां पे 60 है, यहां पे 60 के बाद यहां पे 70, यहां कहीं ये 30% होगा प्लेजोक्लेस का। और यहां कहीं ये तीनों जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो यहां पे कर रही है। देखो, एक 60 का अल्कली का 30% यहां पे कर रहा है, क्वार्ट्ज का 30% यहां पे कर रहा है, अल्कली का 30%, ये प्लेजोक्लेस का 30% यहां पे कर रहा है। तो आपका जो सैंपल आया वो इस पॉइंट पे आया। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां इस पॉइंट पे जो है आपका ये ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट। आपका जो अननोन जो रॉक था वो आपका क्या था? ग्रेनाइट था। समझ गए? हाँ, इस तरीके से प्लॉट करने का तरीका है। अब आपके पास अननोन सैंपल पता चला कि आपका आईयूजीएस ने जो डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका जो अननोन रॉक है वो ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट में 20 से लेके 60% तक क्वार्ट्ज होता है। और अल्कली जो है यहाँ पे 80%, ये अल्कली 80% से 40% से लेके 80% तक अल्कली होता है। और प्लेजोक्लेस जो है वो क्या कहते हैं इससे, तकरीबन नहीं, इस लाइन में देखो, इस लाइन में प्लेजोक्लेस जो है वो 20% से लेके आपका 60% तक प्लेजोक्लेस होता है। तो इस इन बिटवीन अगर आपका रॉक आता है तो आपका ग्रेनाइट कहलाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। अब और एक चीज से यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मैं इसको एक मिनट में इस सारे इसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। करना सर, एक मिनट। ये YouTube में आपने पढ़ा है ना सर? यहाँ ये हाँ, आईयूजीएस अपलोड किया हुआ है सर YouTube में। कब किया है? पता नहीं, वहां पे दिया हुआ था। हाँ, नहीं मैंने अभी नहीं किया लेकिन था। ये मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, एक आईयूजीएस की एक वो करूंगा, मैं इसी को ही करूंगा। हाँ, खैर, आपका यहाँ जो आया है, आप एक चीज आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं? अगर नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ क्वार्ट्जाइट यहाँ पे है। क्वार्ट्जाइट में मोर देन 90% क्वार्ट्ज होता है। और अल्कली और प्लेजोक्लेस लेस देन 10% होता है। ठीक है, तो ये क्वार्ट्जाइट है आपका, ये एक ही उसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर। फिर नीचे देखो क्वार्ट्ज रिच ग्रेनिटोइट्स, ये भी अपने एक ब्लॉक में है। यहां से अल्कली फेल्सपार ग्रेन, जिसमें अल्कली की परसेंटेज ज्यादा है, प्लेजोक्लेस लेस देन 10% है। क्योंकि प्लेजोक्लेस अगर इस लाइन में देखोगे, प्लेजोक्लेस यहाँ पे आके 10%, तो ये जो अल्कली फेल्सपार ये ग्रेनाइट है, ये इसमें प्लेजोक्लेस लेस देन 10% है। लेकिन क्वार्ट्ज जो है 20 to 60% है। और अल्कली जो है मोर देन 90% है। ठीक है, अल्कली यहाँ पे 100% है तो यहाँ 90 है ना, तो मोर देन 90% है। क्वार्ट्ज 20 to 60% है। ये इसका भी अपना ब्लॉक है। इसी तरह ग्रेनाइट भी अपने एक ब्लॉक में, हर एक ये रॉक जो है अपने एक ब्लॉक में। लेकिन इस कॉर्नर पे आके, इस कॉर्नर पे जरा देखो, यहां पे क्वार्ट्ज डायोराइट, क्वार्ट्ज गेब्रो, क्वार्ट्ज एनॉर्थोसाइट, तीनों के तीनों एक ही ब्लॉक के अंदर है। क्वार्ट्ज डायोराइट, क्वार्ट्ज गेब्रो, क्वार्ट्ज एनॉर्थोसाइट, तीनों एक ही ब्लॉक के अंदर है। और यहां पे इस ब्लॉक में देखो, ये जो ब्लॉक है ये, ठीक है, जिसमें मोर देन 95% आपका प्लेजोक्लेस होता है, उसमें डायोराइट, गेब्रो और एनॉर्थोसाइट, ये तीनों एक ही ब्लॉक के अंदर है। और इसी तरीके से यहां पे मोन्जो डायोराइट और मोन्जो गेब्रो भी एक ही ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, यहां पे देखो क्वार्ट्ज मोन्जो डायोराइट और गेब्रो एक ही ब्लॉक के अंदर है।
तो आप मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो सैंपल है अगर इस ब्लॉक में आ गया, किस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में आ गया, फॉर एग्जांपल आपने जो सैंपल कैलकुलेट किया अपना अननोन सैंपल है, अगर यहां आने के बजाय, अभी तो यहां आया ना, यहां आने के बजाय आपका सैंपल अगर यहां पे आता तो आप उसे डायोराइट कहते, क्वार्ट्ज डायोराइट कहते, क्वार्ट्ज गेब्रो कहते, या क्वार्ट्ज एनोर्थोसाइट कहते। ये मसला है ना, कौन सा नाम देते आप। अब ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप पहचान पाओ कि आपका रॉक अगर इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है तो आप उसे नाम क्या दोगे। यहां तो तीन तीन नाम है, चाहे इस ब्लॉक के अंदर आए, चाहे इसके अंदर आए, चाहे इस ब्लॉक के अंदर आए, तो आप इसमें नाम कौन सा दोगे, क्या कहोगे कि आपका रॉक कौन सा है। क्वार्ट्ज डायोराइट है, क्वार्ट्ज गेब्रो है, क्वार्ट्ज एनोर्थोसाइट है, या आपका मोन्जो डायोराइट है या मोन्जो गेब्रो है, या आपका क्वार्ट्ज मोन्जो डायोराइट या गेब्रो है, या आपका डायोराइट है, गेब्रो है या नॉर्थोसाइट है। अगर इन चारों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक में अगर आपका रॉक आता तो उस सिचुएशन में आप क्या करते। ठीक है, मसला है ना। तो उसके लिए सिंपल ये है कि अगर आपका एनोर्थोसाइट है, एनोर्थोसाइट को आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल है। मोर देन 95% अगर आपके रॉक के अंदर प्लेजियोक्लेस फेल्सपार अगर है, ठीक है, रॉक के अंदर अगर प्लेजियोक्लेस फेल्सपार की, सिर्फ प्लेजियोक्लेस फेल्सपार की कंसंट्रेशन देखो, अगर आपके अननोन सैंपल के अंदर मोर देन 95% प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है तो वो आपका एनोर्थोसाइट है। क्या है? एनोर्थोसाइट। ठीक है, हाँ, एनोर्थोसाइट। और अगर आपके रॉक, और अब बचे दो, डायोराइट और गेब्रो। डायोराइट और गेब्रो में फर्क कैसे करोगे? डायोराइट और गेब्रो में फर्क करने का तरीका, एक तो उसका कलर है। डायोराइट थोड़ा सा लाइट कलर्ड होता है, गेब्रो जो है थोड़ा डार्क कलर्ड होता है। ठीक है, डायोराइट थोड़ा लाइट कलर होता है, गेब्रो जो है थोड़ा सा डार्क कलर्ड होता है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक चीज वो हो गई। 1 मिनट। ठीक है, तो एक चीज वो हो गई। दूसरी चीज, और दूसरे तरीके कौन से आपके रॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो अगर आपका गेब्रो या डायोराइट, गेब्रो में मोर देन 35%, सुनो, गेब्रो अगर है आपका, अब एनोर्थोसाइट अगर है तो हमने पहले कहा एनोर्थोसाइट को डिस्टिंग्विश करने का आसान तरीका यह है कि एनोर्थोसाइट में मोर देन 90% जो है, 90% प्लेजियोक्लेस फेल्सपार होगा, तो आप एनोर्थोसाइट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एनोर्थोसाइट को आइडेंटिफाई करना तो इजी है, उसमें मोर देन 90% जो है प्लेजियोक्लेस फेल्सपार होगा। अब बचे दो कि आपका रॉक डायोराइट है या गेब्रो है। उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल तरीका यह है कि आप डायोराइट और गेब्रो दोनों में मेफिक मिनरल्स को आइडेंटिफाई करो। अगर मोर देन 35% आपके रॉक के अंदर अगर मेफिक मिनरल्स हैं, मेफिक मिनरल्स, पायरोक्सिन, एम्फीबोल जैसे मिनरल्स मोर देन 35% अगर है तो वो आपका गेब्रो है। क्या है? गेब्रो है। अगर लेस देन 35% है तो आपका डायोराइट है। क्या है? गेब्रो और डायोराइट में एक और चीज इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए मिल गया कि गेब्रो और डायोराइट, एनोर्थोसाइट को तो छोड़, एनोर्थोसाइट में मोर देन 90% प्लेजियोक्लेस से सिंपल है, उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपका रॉक इस ब्लॉक के अंदर आया और आपको देखना है कि आपका रॉक डायोराइट है, गेब्रो है, एनोर्थोसाइट है, तीनों एक ही ब्लॉक के अंदर है, तो एनोर्थोसाइट में ये हुआ कि आपके रॉक के अंदर अगर मोर देन 90% प्लेजियोक्लेस है तो आपका एनोर्थोसाइट है। ठीक है, और अगर अब बचे दो, डायोराइट और गेब्रो। डायोराइट और गेब्रो में देखो कि आपके मेफिक मिनरल्स का परसेंटेज कितना है। अगर मोर देन 35% है तो आपका वो गेब्रो होगा, मेफिक मिनरल जैसे पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ओलिविन जैसे मिनरल्स अगर मोर देन 35% है तो आपका गेब्रो है। और अगर आपका लेस देन 35% है तो आपका वो डायोराइट है। ठीक है, ये हुआ पहला रूल जिसमें आप डायोराइट और गेब्रो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा रूल, और एक इसमें एक रूल है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपके रॉक में गेब्रो और डायोराइट, गेब्रो ज्यादा कैल्सिक होता है, कैल्सिक मतलब ये हुआ गेब्रो में प्लेजियोक्लेस फेल्सपार होगा लेकिन कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस होगा। ठीक है, और गेब्रो में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डायोराइट। मोर देन 50% आपका कैल्शियम रिच होगा गेब्रो,
मोर देन 50% कैल्शियम की कंसंट्रेशन होगी, तब उस केस में मोर देन 50% अगर कैल्शियम है तो आप कहोगे गेब्रो, अगर लेस देन 50% है तो आप कहोगे डायोराइट। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? जी सर। हाँ, समझ में आया यहाँ? सर हम इसके बेस पे नहीं कर सकते, मैफिक जो है अगर 90% होगा तो? मतलब हाँ सर, क्या कहा आपने? फॉर एग्जाम्पल जब वो शाबाश। सर अगर डायोराइट के अंदर जो है ना, अगर मैफिक जो है 90% होगा तो वो सर उस एनॉर्थोसाइड, उसको ये सर एनॉर्थोसाइड। हाँ नहीं, मेफिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेफिक नहीं कह रहा हूं। एनॉर्थोसाइड के लिए मेफिक मिनरल्स को नहीं देखना है। एनॉर्थोसाइड में मोर देन 90% प्लेजोक्लेस फेल्सपार होगा। क्या होगा? प्लेजोक्लेस फेल्सपार। यहां जो प्लेजोक्लेस फेल्सपार है, एनॉर्थोसाइड में मोर देन 90% प्लेजोक्लेस फेल्सपार होता है। तो सिंपल है एनॉर्थोसाइड को आइडेंटिफाई करना, मोर देन 90% प्लेजोक्लेस फेल्सपार उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो आपका एनॉर्थोसाइड है। ठीक है, और बाकी जो दो बचे डायोराइट और गेब्रो, गेब्रो में मोर देन 35% मेफिक मिनरल्स होते हैं और डायोराइट में लेस देन 35% मेफिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसमें मेफिक ये लेस देन अगर 30% होगा तो उसको हम जो है डायोराइट कहेंगे, अगर उससे ज्यादा हो तो उस हम नहीं, अगर मोर देन 35% है तो उसे गेब्रो कहेंगे। मेफिक मिनरल्स मोर देन 35% है तो उसे गेब्रो कहेंगे, और अगर लेस देन 35% है तो उसे डायोराइट कहेंगे। सर हाँ, समझ गए? जी सर। हाँ सर हाँ, क्या कहा? ठीक है, और दूसरा रूल है डायोराइट और गेब्रो का, एक दूसरा रूल भी है जिसमें कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस आपके गेब्रो में ज्यादा होगा, डायोराइट में कैल्शियम रिच प्लेजोक्लेस कम होगा। वो भी एक रूल है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ, और ठीक इसी तरह से आपका नीचे वाले जो, अगर क्वार्ट्ज की जगह पे आपका अगर फेल्सपेथोइट है तो नीचे वाले यहां जो आपके रॉक्स है, इस तरीके से सेम रूल है, इसी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, और यहां पे देखो, ये हुआ प्लूटोनिक रॉक्स के लिए। ये सारे के सारे रॉक्स आपके प्लूटोनिक है। क्या है? प्लूटोनिक रॉक है। और सेम रूल यूज किया जाता है वॉल्केनिक रॉक्स के लिए भी। यहां ग्रेनाइट की जगह पे आपका बसाल्ट होगा, ये सॉरी गेब्रो होगा, गेब्रो नहीं सॉरी बसाल्ट होगा। ग्रेनाइट की जगह पे बसाल्ट होगा। ठीक इसी तरीके से। ठीक है, इसमें कोई दूसरा रूल अलग से ये नहीं होगा, क्योंकि यही चीज सिर्फ यहां पे आपको क्या है, बसाल्ट की जगह पे ये ग्रेनाइट की जगह पे बसाल्ट होगा। ठीक है, और यहां ये क्या कहते हैं आपका ग्रेनिटॉइड्स, ग्रेनिडायोराइड्स, मोन्जोनाइट्स, इनकी जगह पे आपके इनके इक्विवेलेंट जो है आपके क्या कहते हैं, सॉरी ग्रेनाइट की जगह पे रायोलाइट होगा। सॉरी ग्रेनाइट की जगह पे रायोलाइट होगा। ग्रेनाइट बीनीथ द सरफेस बनता है, रायोलाइट ऑन द सरफेस बनता है। ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक है, रायोलाइट वॉल्केनिक रॉक है। अगर आपने वॉल्केनिक रॉक्स को क्लासिफाई किया इसी डायग्राम के हिसाब से, रूल सेम है, प्लॉट करने का रूल भी, तरीका भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहां जो रॉक्स हैं आपके, जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, उनकी जगह पे वॉल्केनिक रॉक्स होंगे। ग्रेनाइट की जगह पे वॉल्केनिक ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट रायोलाइट होगा। यहां गेब्रो की जगह पे आपका बसाल्ट होगा। डायोराइट की जगह पे एंडीसाइट होगा। तो इस तरीके से सिर्फ यहां पे रॉक्स के नाम बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो डायग्राम है आपका प्लूटोनिक रॉक्स के लिए, वॉल्केनिक रॉक्स के नाम बदल जाएंगे। क्या नाम बदल जाएंगे? नाम बदल जाएंगे। सिर्फ वॉल्केनिक, यहां जो प्लूटोनिक रॉक है उसी के इक्विवेलेंट ये प्लूटोनिक रॉक की जगह पे वॉल्केनिक रॉक होंगे। जैसे ग्रेनाइट की जगह पे रायोलाइट आएगा, आपका
गैब्रो की जगह पे बसाल्ट आएगा, डायोराइट की जगह बसाल्ट। पे एंडीसाइट आएगा। जो वॉल्केनिक कंडीशन में बनते हैं वो रॉक्स यहाँ पे होंगे। बस उसका डायग्राम मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उस डायग्राम को आप देख लेना, जी। ठीक है। तो उस डायग्राम को देख लेना, कोई जी, सर। फर्क नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। बस हाँ, सर एक चीज से